so high. You have to make a use of it by developing something which interests others. Have you done competitive programming, sir? The competitive programming is that solving trickier problems, and then so lead code doesn't count as competitive programming. I code on lead code particularly, but as far as competitive programming, I started it with my friends Nayan and Karthik long back ago, but we did not make it through the ACM. Even we did not even qualify the ACM pre-finalist round. So we kind of diversified after that. So no. Abhishek, sir, have you done competitive programming? I used to do a lot of competitive programming in my first and second year. It was until we went to TechFest and all that. So I was second in the Central India Zone rounds that they held here in Bhopal. So till then, I used to do a lot of competitive coding, but after that, I focus more on development because, Ayush sir just said that the benefits of competitive coding are monetized into development by development. So the concepts you learn there basically help in development mode. And even it was in third year, it was time to make some good projects. So I shifted my interest. Shivansh, you are in mute. सॉरी फॉर डेट. सिंपल प्रोजेक्ट्स लाइक टिक टैक टो और टू डू लिस्ट ये इंटर्नशिप ग्रैब करने के लिए सफिशिएंट है, और या फिर हमको थोड़े कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए? आयुष सर. ये बनाने में कितना टाइम लगता है? मतलब किसी भी रिएक्ट चूज कर लो, फ्लटर चूज कर लो या जावा, उसमें टिक टैक टो या टू डू लिस्ट बनाने में कितना टाइम लगेगा तुम्हारे हिसाब से? हार्डली 2 आवर्स में बन जाएंगे. तो जब इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हो तो आउटपुट भी कम ही एक्सपेक्ट करना चाहिए. ओके सर, अगर टू डू हमको लिस्ट भी बना रहे हो तो ऐसी बनाओ, उसे मेरे गूगल कैलेंडर के साथ इंटीग्रेट कर दो बिना ड्राइव एपीआई यूज किए. इस टाइप का काम अगर करते हो तो वो इंटरेस्टिंग हो जाता है सिंपल टू डू लिस्ट में. That's all from my side. Abhishek has. Yeah. So to-do list or tic-tac-toe type की चीज, just like Ayush sir said, they are only good when you're learning something. जैसे पहली बार कोई फ्रेमवर्क उठा रहे हो, देखना है चीजें कैसे काम करती हैं. So it's good for that कि एक दो घंटे बैठे देख लिया, चीज बना ली. It's good for that only. उससे अगर आपको कुछ अच्छा प्रोजेक्ट करना है, think of an idea जो जैसे अभी एग्जिस्ट नहीं करता कोई चीज या कोई ऐप है, आप सोच रहे हो उसको बेटर बना सकते हो. डू दैट. सो डोंट फॉलो ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स कि मैंने 2 घंटे बैठ के कोडिंग कर ली एंड एक गेम बना दी मैं टिक टैक टो एंड दैट्स इट, वो मेरे सीवी का अच्छा प्रोजेक्ट हो गया. ऐसा नहीं होता. उसके लिए कुछ आइडिया सोचो कि क्या कर सकते हो. जैसे इन माय केस लास्ट ईयर मैंने एक चालू किया था एक प्रोजेक्ट. अभी तक मैं मतलब सबसे बड़ा प्रोजेक्ट वही बनाया था. एक सर्कल सर की ऐप थी एंड वो फोन्स के बीच में फाइल शेयरिंग होती है उससे. एंड उसका एडवांटेज ये है कि मल्टीपल फोन साथ में कनेक्ट हो जाते हैं. तो जो उस ऐप का आइडिया बेसिकली ये था कि अभी तक जो ऐप्स आ रही थी वो 1-to-1 ट्रांसफर कर रही थी. इसमें क्या होता है कि ग्रुप बन जाता है डिवाइसेस का एंड वेयर वी कैन शेयर फाइल्स. सो ये आइडिया था नया एंड आई इम्प्लीमेंटेड दैट. सो कुछ नया सोचो, कुछ अच्छा सोचो जो मेहनत लगे, जिसमें प्रोजेक्ट जैसा लगे, जो ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स बनाते हैं. मतलब कुछ यूनिक जो इंटरव्यूअर को अट्रैक्ट भी करे थोड़ा. एग्जैक्टली यूनिक नहीं, बट कुछ तो अपना आइडिया होना चाहिए. ओके. अगर मेहनत कम भी करनी है तो मतलब ऐसी चीज़ें भी होती है, जैसे तो तुम में से कितने लिनक्स यूज़ करते हो? उसमें डेस्कटॉप एनवायरनमेंट्स होते हैं, जीनोम होता है एक, उसके एक्सटेंशन जावास्क्रिप्ट में बनते हैं. उसमें इन्वेस्टमेंट भी कम है, और अगर कुछ इंटरेस्टिंग सा ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो आप, डेस्कटॉप एनवायरनमेंट में बहुत सारे आते हैं. एक जैसे मैंने देखा था क्लिपबोर्ड के लिए, जैसे विंडोज़ में अभी क्लिपबोर्ड हिस्ट्री आ गया है, पुराने आपके जो हैं वो भी आपको दिखते हैं. जीनोम में वो नहीं है, तो किसी ने बनाया था क्लिपबोर्ड हिस्ट्री का, इजी इंटीग्रेशन था उसका उसके साथ. तो वो यूज़फुल था और कम मेहनत का था. कोड उसका ओपन सोर्स है, देख सकते हो, काफ़ी कम है, पर वो यूज़फुल है, तो वो इंटरेस्टिंग हो जाता है.
Sir, how many projects should we include in our resume, and what are the projects you have added in your resume? यार नाम लिखिए एक बार बोला करो। किसके लिए था ये? मेरे लिए? अमन तुम म्यूटेड Aman, हो। you are on mute. Yes, sir, both. Sir, Ayush sir and Abhishek sir. सो अभिषेक ओके आई स्टार्ट। सो आई थिंक एक डिसेंट प्रोजेक्ट होना तो नेसेसरी है। जैसे लास्ट ईयर इंटर्नशिप मुझे जो मिली थी, प्रोजेक्ट बेसिकली वो इंटरव्यू प्रोजेक्ट से इंटरेस्ट था। सो एक अच्छा प्रोजेक्ट मतलब डिसेंट स्केल का या फिर कुछ भी यूनिक प्रोजेक्ट एक तो इम्पोर्टेंट है। भले ही उसके बाद कोई सेकंड प्रोजेक्ट थोड़ा बहुत छोटा डाल दो, जैसे कि चाय टाइप बना दिया, कुछ बना दिया, एक आध चलता है, बट एक प्रोजेक्ट तो इम्पोर्टेंट होना चाहिए। एंड टू आंसर योर सेकंड क्वेश्चन, मेरे अभी रेज्यूमे पे क्या है। सो आई हैव 3 एप्स ऑन माय रेज्यूमे जो मेरे प्रोजेक्ट में तो डली हुई है। फर्स्ट वाज सर्कल्स जो मैंने अभी बताया था। सेकंड बेसिकली एज अ माइनर प्रोजेक्ट मैंने 4 लोगों की टीम में एक वो बनाया था, ट्रिपल आईटी भोपाल पोर्टल ऐप। सो उसमें बहुत चीज़ें होती हैं, मतलब चैट वैट हो जाती है एंड प्रोफेसर लेक्चर्स के टाइम डाल सकते हैं, मतलब रिजल्ट आ जाते हैं न्यूज़ फीड है। सो वो दूसरा प्रोजेक्ट है। एंड तीसरा प्रोजेक्ट मैं अभी करेंटली जिस पे काम कर रहा हूँ, मैंने वो डाला था, वो भी एक ऐप ही है बेसिकली। Sir, what were you? Ayush sir, what were your project? मैं तो क्योंकि फाइनल ईयर का हूँ तो मेरे तो माइनर प्रोजेक्ट मेजर प्रोजेक्ट भी इंक्लूडेड थे मेरे रिज्यूमे में। और उसके अलावा सिर्फ 3 ही पर्सनल प्रोजेक्ट्स ऐड किए थे जो मुझे लगा था कि मुझे ऐड करने चाहिए, जिनका अटेंशन मतलब गिटहब पे जिन पे अप्रोप्रिएट चार्ट्स या फोक्स थे, तो और जिनका यूज़ मुझे सही लगा था। उनमें से रीइंफोर्समेंट लर्निंग पे था, एक रेस्ट एपीआई था मालवेयर डिटेक्शन पे, एक मेरा वो था मैजिस्क मॉड्यूल था रिवर्स इंजीनियरिंग। उसके अलावा मेरे माइनर और मेजर प्रोजेक्ट्स थे। मेरा माइनर प्रोजेक्ट रास्पबेरी पाई पोकेमॉन था और मेरा मेजर प्रोजेक्ट पैरेलल कंप्यूटिंग पे था, कोडा एप्लीकेशन था। सर, जैसे काफ़ी फील्ड्स हैं लाइक डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, ऐप डेवलपमेंट एसेट्रा। सर, आपको कौन सा चूज़ करना पड़ा, मतलब आपने कौन सा चूज़ किया और क्यों किया और कैसे किया? आयुष सर, स्टार्ट विद। यार सबसे पहले तो पैसा देखा जाता ऐसा डेटा मतलब साइंस। जिसमें ज़्यादा पैकेज मिले। हाँ, डेटा साइंस का मतलब मेरे से पूछ रहे हो तो मैं अपने पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, सबकी अपनी हाँ अपनी हाँ। चॉइस रहती है। तो डेटा साइंस में ऐसा होता है, 2 टाइप के रोल्स होते हैं। एक तो आप एक्सेल वाला डेटा साइंस करते हो या पाइथन या आर वाला डेटा साइंस करते हो। तो दोनों का ही मोनेटाइजेशन जो होता है वो एक फुल फ्लेज डेवलपर से कम होता है, क्योंकि आप उनको सप्लीमेंट कर रहे हो इन द एंड, उनको कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे होते आप। तो आप की हायरार्की उनसे बाद में आती है, जब कुछ डेवलप पहले आती है, मतलब डेवलप होने के पहले आप डेटा कलेक्शन वाला काम करते हो, जो भी करते हो। तो डेटा साइंस में तो इंटरेस्ट नहीं था मेरा, पर फिर भी ये काफ़ी इंटरेस्ट है डेटा साइंस में भी। मतलब पाइथन वगैरह अगर आपकी चॉइस ऑफ लैंग्वेज है तो काफ़ी यूज़फुल हो जाता है। ऐसी लैंग्वेज चूज़ करनी चाहिए जिससे आप मतलब सब कर पाओ। पाइथन नहीं, कोई भी लैंग्वेज। सी प्लस प्लस और वेब डेवलपमेंट तो कर नहीं सकते, तो इसलिए। पर सी प्लस प्लस भी काफ़ी यूज़ में आती है एप्लीकेशन डेवलपमेंट की, गेम डेवलपमेंट की। अगर आपका साइड वो है तो उस साइड आप जा सकते हो। और सवाल क्या था वैसे? कौन सा फील्ड, मतलब कैसे फील्ड चूज़ करना चाहिए किसी को? अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ही करना चाहिए यार वैसे। और अगर जॉब एक वो है आपका पैरामीटर है इंटरेस्ट में, तो फिर पैसे तो देखोगे आप कि कहाँ कितना मिलेगा यार मुझे, कौन सी कंपनी किस पे काम करती है। डेटा साइंस में भी गूगल काम करती है, ऐसी बात नहीं है। तो वो भी एक अच्छी फील्ड है। अभिषेक सर, आपने कैसे चूज़ किया? बीइंग ऑनेस्ट, मेरे मतलब काफी ऑर्गेनिकली आए थे कि मैंने स्टार्ट ही वेब डेवलपमेंट से किया था जब चीज। तो बेसिकली जैसे स्कूल मेरा कंप्लीट हुआ था एंड कॉलेज ज्वाइन के बीच में जो गैप रहती है, आई थॉट ऐप डेवलपमेंट सीखता है एंड तभी से इंटरेस्ट आ गया था। सो तब तब ऐसा सोचा नहीं था। ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आयुष सर ने बताया कि मतलब कहाँ कितनी आपको सैलरी मिल रही है, वो अब किसी लिए कम किसी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है।
तो तब एज सच अब 12th के बाद कौन सोचता है कि हम क्या फील्ड ले रहे हैं तो उससे क्या सेटल करेंगे। सो आई स्टार्टेड लर्निंग, उसमें मजा आने लगा कि ऐप डेवलपमेंट अच्छा लगने लगा, तो उस पर और चीजें बनाई और चीजें सीखी ऐप डेवलपमेंट में और ऐसे चूज किया। बाकी फैक्टर ये हो सकता है कि मान लो आप कोई पर्टिकुलर कंपनी जैसे टारगेट कर रहे हो तो वो किस टाइप के रूल्स के लिए हायर करते हैं, या फिर आपके लिए वो इम्पोर्टेंट है कि कौन सी फील्ड में कितनी सैलरी मिलती है, तो आप डेटा साइंस में जाना चाहते हो या डेवलपमेंट में जाना चाहते हो। तो ये फैक्टर रहते हैं दो तीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसडी के रोल्स के लिए कौन से डीएसए टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं और कंपनी कौन से डीएसए टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करती है? आयुष सर फर्स्ट। यार वैसे जो तुम्हारा पिछला वाला क्वेश्चन था ना कि जैसे कुछ कॉलेज में ऐसे भी लोग होते हैं जिनका इंटरेस्ट एमबीए की तरफ होता है, बिजनेस में इंटरेस्ट होता है, तो उनके लिए डेटा साइंस काफ़ी यूज़फुल है, क्योंकि जो रोल्स होते हैं बिजनेस एनालिस्ट वगैरह वाले, अगर वो एमबीए के साथ इसे एड ऑन की तरह यूज़ करें तो काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन होता है वो। और जो डेटा स्ट्रक्चर्स कंपनीज यूज़ करती है, कंपनीज फर्स्टली स्टार्ट करती है प्रॉब्लम सॉल्विंग से। पहले आप प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर रहे हो, जो भी आपको दिया गया है, तो पहले तो आप सॉल्व करो, फिर आता है ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट, जहाँ उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो आपसे ऑप्टिमाइज करवाएंगे, या तो वो आपको स्पेस ऑप्टिमाइज करने बोलेंगे या टाइम ऑप्टिमाइज करने को बोलेंगे। कॉमन डेटा स्ट्रक्चर सारी जगह पूछे जाते हैं, एरेज और स्ट्रिंग्स पे क्वेश्चंस सबसे पहले ही करने चाहिए, उसके बाद लिंक लिस्ट पे आना चाहिए, फिर जैसे जैसे आपको प्रोग्रेस करना है बाइनरी ट्री ग्राफ। और कुछ कंपनीज जैसे जो हायरिंग ड्राइव्स कराती है ओपन में, ऊपर ने जैसे अभी कराई थी रिसेंटली, तो वहाँ पे अगर आपको सॉल्व करने हैं तो आपको एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स भी आने पड़ते हैं, ट्राई वगैरह हो गया इस टाइप से। और एल्गोरिदम्स तो आपको जितने हो सके आपको देख लेने चाहिए, स्ट्रिंग से रिलेटेड एल्गोरिदम्स जो हैं, जो बाकी एल्गोरिदम्स हैं, बाइनरी सर्च भी एक एल्गोरिदम है जो काफ़ी यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा ही यूज़ है। ऐसे प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होते हैं इससे जिनका आप सोचते नहीं हो कि बाइनरी सर्च से सॉल्व होगा। तो काफ़ी सिंपल एल्गोरिदम है लेकिन काफ़ी वाइड स्प्रेड यूज़ है। तो कॉमन और सिंपल एल्गोरिदम्स और डेटा स्ट्रक्चर से शुरुआत करो, जो मोस्ट पॉपुलर है, जो तुम्हारे करिकुलम में भी तुम्हें बता दिए गए हैं। एडवांस्ड की तरफ ना भी जाओगे तो भी काफ़ी कुछ उन्हीं से हो जाता है। हाँ, क्वेश्चन क्या था, एक बार रिपीट कर लेना। सर एसडी के रोल्स के लिए कौन से डीएसए के टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं और कंपनी कौन से टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करती है? तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ। लास्ट ईयर जब जीपी आई थी उसके लिए, इंटर्नशिप के लिए, तब तब उनका काफी सिंपल रहा था। मुझे एग्जैक्टली उनके वो याद नहीं है टेस्ट में क्या था क्योंकि 1 साल हो गया, बट मुझे इंटरव्यूज काफी क्लियरली याद है। उनके 2 राउंड हुए थे इंटरव्यू के, एंड फर्स्ट वाला उन्होंने, मतलब मुझे जहाँ तक लगता है कंसिडरिंग कि इंटर्न आ रहे हैं वो भी ऑन कैंपस था, तो फर्स्ट राउंड बहुत बेसिक थ्योरी क्वेश्चंस थे। डीएसए से तो इनफैक्ट कम ही थे, मतलब वो थे प्रोग्रामिंग पैराडाइम से थे और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है वो सब। सेकेंड इंटरव्यू में आई थिंक कुछ उन्होंने डीएसए से पूछा था, बाइनरी ट्री या कुछ पूछा था, बट फेयरली सिंपल था। बट अभी रिसेंटली जैसे जीवॉक्स आई थी अभी ऑन कैंपस 4th ईयर के लिए, तो उन लोगों ने, उनका जो ऑनलाइन टेस्ट था उसमें क्वेश्चन आए थे ग्राफ से, आए थे प्रॉपर ग्राफ वाले क्वेश्चन थे उसमें। बट उन लोगों ने क्या किया था कि ग्राफ में ऐसा हो रहा था कि आप बेसिक वो भी लगा दो, कोई भी एल्गोरिथम लगा दो जो ऑप्टिमाइज भी नहीं है, बट मतलब वो ब्रूट फोर्स सर्च मारी है ग्राफ में, तो उनके टाइम कंस्ट्रेंट लकीली ऐसे थे कि वो सब चल जा रहा था वहाँ पे। तो आई वुड से कि अगर प्लेसमेंट की जहाँ तक बात आ रही है, एडवांस टॉपिक तक कवर करना बेसिक्स, जैसे ट्री और ग्राफ में, मतलब ऐसा नहीं है कि ट्री और ग्राफ के एल्गोरिथम्स पढ़ रहे हो बैठ के कहाँ क्या होता है, बट एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि मान लो जैसे ग्राफ दे दिया तो उस पर ब्रूट फोर्स अप्रोच भी कैसे लगानी है, मतलब इतने तक तो आना चाहिए। बाकी बेसिक क्वेश्चंस तो आते ही हैं, जैसे आयुष सर ने बताया लिंक लिस्ट और ये हमारा एरे क्यू, ये बेसिक वाले आते हैं। एल्गोरिदम में मैं कहूँगा मैंने 3 इंटरव्यू तक गया था, मैं राउंड 3 तक गया था जीवॉक्स के। उसमें मोस्टली फर्स्ट इंटरव्यू में तो बेसिक क्वेश्चंस थे, जस्ट मतलब बहुत ही बेसिक थे। सेकंड और थर्ड इंटरव्यू में डायनामिक प्रोग्रामिंग भी काफ़ी लगी थी, एंड वो मैं सोचता हूँ कि काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, डायनामिक प्रोग्रामिंग बहुत जगह लग जाती है। तो वो आई थिंक एल्गोरिदम्स में डायनामिक प्रोग्रामिंग एक चीज़ है जो काफ़ी लोग मिस कर जाते हैं, वो मिस नहीं। सर आपने हैकाथॉन्स और कॉम्पिटिशन्स वगैरह में पार्टिसिपेट किया होगा, तो उनका एक्सपीरियंस शेयर कीजिए और वहाँ से क्या क्या चीज़ें आपको और स्किल्स सीखने को मिले। हैकाथॉन का एक्सपीरियंस, हैकाथॉन फर्स्ट टाइम मैंने अटेंड किया था 2019 में, वर्जन बीटा ये मैनेट कंडक्ट कराते हैं, तो उसका
सेकंड वो था, शायद दूसरी बार ही हो रहा था, सो उसमें पार्टिसिपेट किया था। उधर बेसिकली वो रहता है 48 आवर्स का हैकाथन था एंड वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट देते हैं एंड इन 48 आवर्स आप सो ना सो जैसे भी करना है रेड बुल पी के कोड करते रहो। तो आपको 48 आवर्स में एक मतलब प्रोटोटाइप बनाकर दिखाना होता है एक किसी भी सॉफ्टवेयर सोल्यूशन का जो उनके प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करता है बेसिकली। सो आपको वो बनाना है एंड एक प्रेजेंटेशन रेडी करनी है और वो सबमिट करना है एंड आपको फिर उसके बाद जाकर प्रेजेंट करना पड़ेगा उनकी पैनल के सामने। बेसिकली ये था और 48 आवर्स में करना है सब कुछ। तो उसका एक्सपीरियंस ऐसा था कि जब फर्स्ट टाइम मैं गया था वी वर मोर फोकस्ड ऑन कि हम कोड हमारा कैसे अच्छा लिखें, मतलब कैसे क्लीन कोड लिखें, और हम जो अगर ऐप बना रहे हैं तो ऐप में हम कौन सा आर्किटेक्चर क्या चीज़ फॉलो कर रहे हैं उस पर ज़्यादा फोकस था। सो बेसिकली हुआ ये था कि हमारी ऐप बनते बनते ही पूरी नहीं बन पाई थी एंड टाइम खत्म हो गया था एंड प्रेजेंटेशन पे हम बिल्कुल एंड के 1 घंटे में जल्दी जल्दी काम कर रहे थे। सो सेकंड वाले भी मोस्टली ऐसे ही हुआ था, बट अभी एक तीसरा हैकाथॉन था जो जीपी में इंटरनली हुआ था, वो लॉन्ग हैकाथॉन था 2 वीक। तो उसमें बेसिकली हमने क्या फोकस किया कि हैकाथॉन में मेन फोकस प्रोडक्ट से ज़्यादा प्रेजेंटेशन होती है। तो आप कोड कर रहे हो वो ठीक है, एक बेसिक प्रोटोटाइप होना चाहिए वो ठीक है, बट आपको ये आना चाहिए कि आपको जजेस को दिखाना क्या है आगे। मतलब बैकग्राउंड में आप भले ही थोड़े बहुत हैक्स लगा लो कि ये यहाँ से वर्क करे यहाँ से वर्क करे, परफेक्ट नहीं होना चाहिए, बट द कोर फोकस इज कि आप क्या प्रेजेंट कर रहे हो और जजेस को आप अपना कोड और मतलब फर्दर आइडिया जैसे आपने इतना बना लिया इसके आगे क्या बना सकते हैं जो उस टाइम कंस्ट्रेंट में नहीं बन पाया वो एक्सप्लेन कैसे कर रहे हो थ्रू प्रेजेंटेशन। वो एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो नए हैकाथॉन में जो लोग जाते हैं वो यूजुअली मिस करते हैं, वो कोड पे ज्यादा फोकस करते हैं इंस्टेड ऑफ प्रेजेंटेशन। Ayush sir, you also participated in some competition or hackathons. Please share your experience. या मेरा मेजरली पार्टिसिपेशन मतलब इस साल के पहले तक CTF चैलेंजेस में रहा है, कैप्चर द फ्लैग चैलेंजेस। ये साइबर सिक्योरिटी चैलेंजेस होते हैं। इनमें बेसिकली आपको वल्नरेबिलिटीज फाइंड करनी होती है। वल्नरेबिलिटीज किस तरीके की होंगी, कैसे फाइंड करोगे, अलग अलग डिजिटल फॉरेंसिक जैसे तुम लोग पढ़ोगे, मेमोरी एनालिसिस, फाइल सिस्टम एनालिसिस, कुछ उससे फ्लैग्स मिलता है। कुछ फ्लैग्स आपको वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग से मिलते हैं। तो आपको जो फ्लैग्स मिलते हैं वो आपको बेसिकली उस चैलेंज में सबमिट करने होते हैं, आपका स्कोर बनता है। इस टाइप के वो चैलेंजेस होते हैं। ये गिटहब का आता है, ये गूगल भी कराता है, गूगल का बहुत टफ होता है, पर उसका फिर एडवांटेज भी उतना ज़्यादा है। गिटहब कराता है और छोटी कंपनीज भी कराती हैं, टाटा भी कराती है, टेकक्वेस्ट कराती है वो। तो इनमें प्राइज़ मनी भी होता है, तो आप अपने इंटरेस्ट से पार्टिसिपेट कर सकते हो अगर आप एंजॉय करते हो साइबर सिक्योरिटी को, और आपको प्राइज़ मनी तो मिलेगा ही अगर आप जीतते हो। रनर अप्स को भी मिलता है इनफैक्ट। और इसके अलावा हायरिंग चैलेंजेस में हैकर अर्थ पे देता था। मेरा एम्बिशन तो वही था, हायरिंग ही था। तो डेवलपमेंट चैलेंजेस भी होते हैं हैकर अर्थ पे। मतलब कुछ चैलेंजेस तो नॉर्मल हायरिंग जैसे आप एप्टीट्यूड टेस्ट और प्रोग्रामिंग देते हो इस टाइप के होते हैं। कुछ चैलेंजेस ऐसे होते हैं जिनमें आपको 8 घंटे का टाइम मिलता है, आपको डेवलपमेंट करना होता है। डॉक्टर रहता है लेकिन 8 घंटे का पूरा टाइम है आपके पास, आपको सॉल्यूशन अपना अपलोड करना रहता है। जैसे कंपनी थी ECS हायरिंग चैलेंज, ये पुणे की है। इसका 12 से 15 के बीच में पैकेज था उस समय जब इसका चैलेंज हुआ था। तो इसमें आपको रेस्ट API डेवलप करना था यूडीमी जैसी साइट के लिए। तो उसके लिए आप को मतलब जैसे मैं पाइथन करता हूँ तो मुझे फ्लास्क और इन सब से करना पड़ा। आप आपकी जो चॉइस हो, ऐसे कोई लिमिटेशन नहीं रहता। जावा वालों को जावा स्प्रिंग में भी करने को मिलता है, पाइथन वाले को पाइथन फ्लास्क में करने को मिलता है, जावास्क्रिप्ट वाले को उनके जो भी होते हैं नोड.js और जो भी होता है उसमें करने को मिल जाता है। तो इस टाइप के चैलेंजेस हैकर अर्थ पे करता था मैं। Sir, what is the importance of GitHub and how a student can take the maximum benefits of GitHub? गिटहब आई थिंक दो चीज़ों में बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्टली ये रहता है कि आप कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हो, जैसे इंडिविजुअली भी कोई प्रोजेक्ट बनाया, कुछ भी कोड किया, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने फ्लटर पे कुछ वो बनाई थी, पैकेजेस बनाए थे। फ्लटर पे पैकेजेस होते हैं मतलब लाइब्रेरी टाइप जो आप इंपोर्ट कर सकते हो और बेसिकली वो इंटीग्रेट हो जाता है अपना काम करने में। सो वो सब डालने के लिए एंड बेसिकली उस पर दिखता है कि आपका काम क्या है। गिटहब का फर्स्ट पर्पस है कि वो दिखा दे आपका काम क्या है जिससे रिक्रूटर आए कोई भी आप गिटहब प्रोफाइल खोले तो देख सकता है एटलीस्ट पे क्या चीज़ें कब कितना काम किया इसने एंड क्या इसकी रेपो पे क्या क्या चीज़ें हैं। दूसरी चीज आई थिंक होती है विच इज अगेन काफी इंपॉर्टेंट, वो ये रहता है कि जब आप ग्रुप प्रोजेक्ट बना रहे हो तो कोलैबोरेशन में ऑब्वियसली गिटहब लगता है। सो ऐसे नहीं सीखनी चाहिए स्किल कि गिटहब कोई स्किल है ना, हमें उसको सीखना है तो हम यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं उसको बस फॉलो अलोंग करें आ गया। वो एक ऑर्गेनिकली डेवलप करनी पड़ती है स्किल कि देखो चीजें कैसे काम करती हैं, ब्रांचेस कैसे काम करती हैं।
तो जैसे मैंने सर्कल्स जो ऐप बनाई थी वो मैंने एक्चुअली एक और के साथ बनाई थी, एक ओमी मैम है, 4th ईयर में, और हम दोनों ने बनाया था मिलके। तो व्हाट वी डिड वाज हम कोई भी चीज, जैसे हमें कोई भी चीज ऐड करनी होती थी कोड में, वी मेड अ ब्रांच, उस पर पुश करते थे, देन उसको चेक लगा कर मर्ज करते थे कि सब कुछ सही है या नहीं। सो बेसिकली कोलैबोरेशन में भी अगर आप ग्रुप प्रोजेक्ट बना रहे हो काफी हेल्पफुल रहता है। मैंने कई लोगों को देखा कि वो कोड की एजिप फाइल मेल कर रहे हैं दूसरे को, तो वो मैसी हो जाता है थोड़ा। सो कोलैबोरेशन एंड दिखाना लोगों को, रिक्रूटर्स और बेसिकली सबको, कि क्या चीज आपने एक्चुअली कर रखी है, इन दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। What are your views about this, Ayush sir? गिटहब का यूज़ तो तुम लोग को मेरे ख्याल पता ही होगा। मतलब जब हमने शुरू से गिटहब यूज़ नहीं किया था। जब हम शुरू में नए थे स्कूल में, तो हमें वेबसाइट बनाने को बोलते थे, तो मैंने अपना पार्ट बनाया, मैं पेन ड्राइव में दे के आ रहा हूँ दूसरे रूम में, कि जब तक वो नहीं करता तब तक मैं हॉल्टेड हूँ, मैं अब आगे कोई काम नहीं कर सकता। तो ये जो कंटिन्यूस इंटीग्रेशन वाला पार्ट है, ये इसके लिए गिटहब बेस्ट है। और यहाँ तक बात रही बेनिफिट्स की, तो तुम लोग के पास तो स्टूडेंट आईडी है, तो गिटहब स्टूडेंट डेवलपर पैक लो और अवेल करो उसे। उसके साथ काफ़ी सारे बेनिफिट्स है तुम्हें, तो लेने चाहिए, मिल रहे हैं तो। जेटब्रेन्स के जैसे अगर टूल्स यूज़ करते हो तुम लोग, वैसे पाइचार्म या जेटब्रेन का बहुत सारे आते हैं, रूबी माइंस आता है, रेल्स आता है, डेटा लोर आता है। तो ये पेड सॉफ्टवेयर्स होते हैं, लेकिन आपको इनका 1 साल के लिए सब्सक्रिप्शन मिल जाता है गिटहब स्टूडेंट डेवलपर पैक से, तो बजाय क्रैक करने के ये काम कर सकते हो। सर आपने इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर कैसे किया था? इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर करने के लिए देखो, सबसे पहले तो जीईटी का जो इंटर्नशिप का इंटरव्यू था, वो फर्स्ट इंटरव्यू था मेरा। सो उस समय मुझे आइडिया नहीं था, मैं बस आया, ब्लैंकली आया बिल्कुल, और बैठ गया, दे दिया इंटरव्यू, तो वो जैसा भी चला गया। बट उसके बाद से जो मैं फॉलो कर रहा हूँ, तब की भी काफी डिफिकल्टीज आती। क्या करो, जैसे कोई भी कंपनी आ रही है, फॉर एग्जाम्पल अभी जीवॉक्स आई थी, उसके 3-4 राउंड हुए थे, उसमें कोई हुआ नहीं वाली बात है। बट देखो, गूगल करो, यूजुअली वीक्स फॉर वीक्स या किसी साइट पे लोग डालकर रखते हैं इंटरव्यू एक्सपीरियंस अपना। जाओ उसको पढ़ो कि इंटरव्यू ने क्या पूछा, क्या कॉमन प्रॉब्लम्स आई लोगों को, मतलब किस डोमेन से चीजें पूछी, वो सब देखो एंड उसके लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। जैसे जेवॉक्स आई थी, जेवॉक्स ने किससे बेसिक बेसिक थ्योरी क्वेश्चन जरूर आते हैं इंटरव्यू में। जैसे अभी तुम लोग को ऑपरेटिंग सिस्टम होगा शायद 3rd ईयर में, ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस, ये सब निकले होंगे ना, कंप्यूटर यस सर। नेटवर्क निकला होगा। इनकी थ्योरी भी काफी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि कई इंटरव्यूज में फर्स्ट या सेकंड राउंड में, मतलब बेसिक में, वो थ्योरी पूछते हैं यहाँ से, कि डेडलॉक क्या होता है, मतलब नॉर्मल फॉर्म्स कितने होते हैं, क्या होते हैं, वो बेसिक थ्योरी पूछते हैं। सो इन 3-4 सब्जेक्ट, जैसे ओएस हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, डीबीएमएस हो गया, इन सब की थ्योरी इंपॉर्टेंट होती है, असाइड फ्रॉम कॉम्पिटिटिव कोडिंग या जो भी आप उसको कहो, मतलब डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम वाला जो पार्ट आता है, वो तो ऑब्वियस है। मैं वो बता रहा हूँ जो ऑब्वियस नहीं था, कि ये सब थ्योरी भी काफी आती है। आयुष सर, आपने कैसे प्रिपेयर किया था? प्रिपरेशन के लिए तो यार ऐसे ऑनलाइन मतलब प्लेटफॉर्म्स भी हैं जहाँ पे, क्योंकि सर हम प्रिपेयर नहीं कर रहे होते, रिक्रूटर्स भी हैं कंपनी के जो इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं कि कैसे इंटरव्यू लेना है। तो ऐसे फ्री प्लेटफॉर्म्स भी हैं जहाँ आप ज्वाइन कर सकते हो, आपको सेशन मिल जाएगा आपका, आप इंटरव्यू की अगर प्रैक्टिस करनी है इंटरव्यू कैसे बैठ के दिया जाता है, तो वहाँ से कर सकते हो। पेड प्लेटफॉर्म्स में लीडकोड पे भी पेड सर्विस है, कि आपको अगर अच्छी कंपनी का किसी का इंटरव्यू देना है, तो आप उसका मौका इंटरव्यू लीडकोड वगैरह से ले सकते हो। जैसे अभिषेक ने पूछा, तो डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस कंपनीज पूछती हैं, पर जो मतलब मेरे एक्सपीरियंस में मैंने नोटिस किया, जैसे मतलब जो हाई पैकेज वाली कंपनीज होती हैं, कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछती। वो जैसे आपसे ऐसा सवाल पूछेंगी, तुमने अपनी वेबसाइट लोकल होस्ट पे डिप्लॉय की है, ठीक है, तुम्हें मुझसे शेयर करनी है, टीम व्यूअर या ऐसे कोई कास्टिंग नहीं यूज़ कर सकते, तो कैसे शेयर करोगे? इस टाइप का सवाल फिर तुम्हें खुद सोचना पड़ जाता है कि ये है किस चीज़ से। ये कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड सवाल है कि कैसे सॉल्व करना है मुझे, so वो डायरेक्टली कभी नहीं बताएंगे आपको। वो आपको सुनेंगे, वो आपको बीच में गाइड करेंगे, पर वो कभी भी डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। मतलब एक रेंज के ऊपर, एक रेंज के नीचे डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। ये तो मैंने भी नोटिस किया था कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या होता है, ये सब क्या होता है, इस टाइप से। वो तो जितना अच्छी कंपनी होगी उतनी कॉम्प्लेक्स एंड टफ क्वेश्चन पूछेगी। तो प्रिपेयर भी फिर उस हिसाब से करना पड़ता है। जैसे फ्री प्लेटफॉर्म्स में नहीं मिलेंगे आपको मतलब इन सब के इंटरव्यूअर से रिक्रूटर जो आपको मतलब मॉक दे दे। तो उसके लिए आप
थोड़ा पे कर सकते हो किसी चीज़ के लिए। सर आपको ये प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी कहाँ से मालूम पड़ी थी, ऑन कैंपस या ऑफ कैंपस? यार एक्चुअली जैसे मैं तुम्हें बता रहा था गेटअप स्टूडेंट डेवलपर पैक, तो उसमें मैं देखता, इसमें मैंने ब्राउज़र स्टैक का देखा था कि इसका मुझे ये मिल रहा है ऐप ऑटोमेट का, तो मैंने उसे यूज़ किया था। मैंने इसे लिंक्डइन फॉलो कर लिया था, मैं कंपनीज को फॉलो करता था, तो जब इसका रिक्रूटमेंट पोस्ट आया तो वो मेरे फीड पे दिखा और उसमें मेल भेजना था। एक मेल टेम्पलेट सबको तैयार करके रखना चाहिए, उसमें बस कंपनी का नाम चेंज करो, सब्जेक्ट चेंज करो और वो भेज दो। तो वैसे भेजा था, शॉर्टलिस्ट हुआ था, जो राउंड तो ये से था ब्राउज़र स्टैक का अगर कुछ हो तो। अभिषेक सर, आपको प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी का कहाँ से पता पड़ा था, ऑन कैंपस या ऑफ कैंपस? अभी जीपी में जो हुआ था लास्ट ईयर वो भी ऑन कैंपस ही पता चला था, तो मोस्टली सब जहाँ भी हुआ है ऑन कैंपस ही हुआ है। ऑफ कैंपस में मतलब मैंने जो मेन गलती की थी वो ये था, अभी मैं कुछ महीने पहले स्टार्ट किया था अप्लाई करना प्लेसमेंट्स के लिए, एंड मैं उनके पोर्टल पे जाता था जहाँ भी जॉब ओपनिंग रहती थी एंड वहाँ रेज्यूमे डाला, डिटेल्स भरे। तो यूजुअली उधर ये होता है कि कंपनीज देखती नहीं है उनको खोल के, अनलेस आप रेफरल से आए हो या फिर आपने मतलब कुछ अलग ही कुछ कर रखा है, उनको अलग से आप मेल भेज रखा है या रिक्रूटर से बात कर रखी है या आपने रेफरल ले रखा है। बेसिकली आप जाओगे पोर्टल पे और उस जॉब पोस्टिंग वाले पे उस पर डाल दोगे अपनी डिटेल्स, मोस्टली मतलब मैं तो कहता हूँ 99% टाइम आपका रेज्यूमे देखा जाएगा, वो भी मुश्किल है। सर आपसे इंटरव्यू में कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, मतलब किस टाइप के, ऐसा कुछ? हर राउंड में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे पहला राउंड हैकर का होता है, तो उसमें तो 3 प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस थे। आपका टाइम लिमिट 70 मिनट्स है, आपको तीनों सॉल्व करने हैं। एक टफ था, बाकी 2 जो ऐसे थे जो मतलब आप जब देते आ रहे होते हो इंटरव्यूज़ तो आपको पता रहता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो ईज़ी हो जाते हैं फिर आपके। तो 2 ईज़ी हो गए थे। उसके बाद जो सेकंड राउंड था मेरा मशीन कोडिंग राउंड था। मशीन कोडिंग राउंड में आपके पास डेवलपमेंट टास्क आपको दिए जाते हैं। आपको जिस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है आप करो और आपको ना वो डेमोन्स्ट्रेट करना होता है। आपकी स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही होती है और लास्ट में आके वो आपसे देखते हैं आपने क्या बनाया, कैसे बनाया, उनके रिक्वायरमेंट्स जो थे आपने कितने फुलफिल किए, उस हिसाब से आपको स्कोर किया जाता है। तो ये दोनों राउंड्स एलिमिनेशन होते हैं। इसके बाद जो तीसरा राउंड था वो इंजीनियरिंग मैनेजर का राउंड था। उसमें कोडिंग नहीं पूछा गया, उसमें जो पूरा ओवरव्यू था वो प्रोजेक्ट से रिलेटेड था। उन्होंने स्टार्ट ऐसे ही किया कि आप खुद को इंट्रोड्यूस करो। तो खुद को इंट्रोड्यूस आप जिस हिसाब से करते हो वो आपका इंटरव्यू उस हिसाब से प्रोसीड होता है। आप अपने इंट्रोडक्शन में अपना इंटरेस्ट बताते हो, मेरा इंटरेस्ट इस डोमेन में, इस फील्ड में, मैंने इस रिलेटेड ये प्रोजेक्ट कर रखे हैं, तो वो उन प्रोजेक्ट के बारे में आपसे पूछेंगे, वो खोल के देख लेते हैं। आपने अगर कैगल पे कोई सबमिशन कर रखा है तो आप उससे सबमिशन लिंक से खोल के देखते हैं, पूछते हैं कोड कैसे किया, ये क्या किया और ऐसे ही क्यों किया, यही एल्गोरिदम क्यों यूज़ किया, ये क्यों नहीं किया। तो ये जो इनका टेन्योर इसलिए बढ़ जाता है, 40 मिनट के राउंड्स होते हैं क्योंकि इनमें डिस्कशन काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है और इस वजह से। और इसके अलावा वो इंटरनेट से रिलेटेड तो काफ़ी कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं, शायद इसलिए भी क्योंकि ब्राउज़र स्टैक एक सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस प्लेटफ़ॉर्म है, तो कंप्यूटर नेटवर्क्स का यहाँ पे रोल आ जाता है। और जो मैंने मतलब नोटिस किया था जब मैंने कॉलेज में कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ा था, तो मैं वो रविंद्र बाबू रघुला की वीडियोज़ देखता था। तो उस हिसाब से जो वो सीएन पढ़ाते थे वो ऐसे थे कि क्वेश्चन सॉल्व करने के पर्पज़ से सही है, फाउंडेशन एस्पेक्ट से सही नहीं था वो। आपकी फाउंडेशंस नहीं बन रही होती उनमें, आपको नहीं पता होता बिटटोरेंट कैसे काम करता है, आपको नहीं पता होता, इनफैक्ट आपको ये भी नहीं पता होता इंटरनेट कैसे काम करता है, डीएनएस के कितने वर्जन्स, कितने टाइप्स हैं और इनका क्या यूज़ है, टीएलएस क्या है, एसएसएल तक ही पढ़ाया जाता है हमें। तो इसके लिए मतलब स्टैनफोर्ड के यूट्यूब पे फ्री वीडियो सीरीज़ थी सीएन पे, काफ़ी अच्छी है। तो इनसे डिज़ाइन प्रिंसिपल्स भी समझ में आते हैं अपन को इंटरनेट के। जैसे जो इंटरनेट से पहले टेलीफोनिक सिस्टम्स था, तो उसमें नेटवर्क काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था, जबकि एंड डिवाइसेस काफ़ी सिंपल थे, हैंडसेट्स होते। जिन्होंने कंप्यूटर नेटवर्क बनाया उन्होंने इसे काफ़ी सिंपल रखा। नेटवर्क बहुत सिंपल है और एंड डिवाइसेस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो एंड टू एंड डिज़ाइन प्रिंसिपल यहाँ से हमें समझ में आता है। तो जो भी प्रॉब्लम आपको दिया जाता है, आपको उसका सॉल्यूशन कैसे करना है। अगर मुझसे बोला गया कोई प्रॉब्लम मुझे सॉल्व करना है, तो मैं जो सॉल्यूशन दूँ, मुझे उसमें ध्यान रखना है कि नेटवर्क पे मुझे कम से कम लोड मेंटेन करना है। नेटवर्क को कॉम्प्लिकेट नहीं करना है मुझे, एंड डिवाइस पे ही सारा कॉम्प्लिकेशन रखना है, जो भी
इस हिसाब से आप सॉल्यूशंस जब बताते हो तो वो उनको भी अच्छे लगते हैं, जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनके हिसाब से। उसके अलावा डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग राउंड हुआ था जो काफ़ी चिल था, मतलब वो बंदा भी काफ़ी कूल था, और उसी ने ये सवाल ऐसे पूछा था और वो डिस्कशन फिर 40 मिनट से 1 घंटे भी चला जाता है, क्योंकि वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो जब आप यहाँ तक आ जाते हो तो आपको भी काफ़ी कॉन्फिडेंस हो जाता है। और एचआर राउंड तो काफ़ी सिंपलिस्टिक था, उसमें आपसे पूछा जाता है आपकी कंपनी से क्या एक्सपेक्टेशन, आपको कैसा वर्क प्लेस चाहिए, इस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। और 10 मिनट वो आपको भी देते हैं, आप उनसे सवाल पूछो कि कैसी है आपको यहाँ, मतलब जो भी आपके डाउट्स हो कंपनी से रिलेटेड। तो ऐसे ये टोटल 6 राउंड्स होते हैं। तो यही एक्सपीरियंस है मेरा इसमें। अब अभिषेक सर, आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा और कौन से टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे? एक्चुअली मैं अपना जीवॉक्स अभी रिसेंटली अभी कंपनीज में हुआ नहीं वाली बात है, बट उसके 3 इंटरव्यू 3 राउंड तक गया था, एंड उसका एक्सपीरियंस काफी मतलब इलैबोरेट करके मैं बता सकता हूँ। सो फर्स्ट राउंड में बेसिकली क्या हुआ था, उसमें तीनों राउंड में इनफैक्ट वो दिया था, एक हैकर रैंक का एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ मतलब 2 लोग साथ में कोड कर सकते हैं। सो बेसिकली हम उस पे थे, एंड हो क्या रहा था, जैसे फर्स्ट राउंड चालू हुआ, सो मतलब वही सबसे पहले क्वेश्चन, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। सो उसमें आप बताओ क्या हो, क्या करते हो, क्या किस में कोडिंग कर रहे हो। देन उसके बाद बेसिक क्वेश्चंस थे वहाँ, क्योंकि वो फर्स्ट राउंड था, तो बेसिकली स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरी क्वेश्चन पूछे थे कि डेडलॉक कैसे होता है बताओ, कैसे प्रिवेंट करते हैं, क्या होता है, ऐसे 1-2 क्वेश्चंस थे ओएस से। ओएस से ही पूछे थे मोस्टली। तो उसके बाद 1 घंटे का इंटरव्यू था, एंड दे गेव मी 2 क्वेश्चंस, दोनों इजी लेवल के थे क्योंकि राउंड 1 थे। तो ऐसा था कि राउंड 1 से कुछ लोग स्क्रीन होके राउंड 2 में जा रहे थे, 2 से स्क्रीन होके 3, 3 से स्क्रीन होके 4 में, ऐसा था। सो बेसिक क्वेश्चन थे कुछ जो सॉल्व करने थे। तो वहाँ ट्रिकी होती है, जैसे मैं एक चीज बताऊंगा, राउंड 1 से लेकर राउंड 3 में जो मैंने तब देखा, राउंड 1 में मतलब ऐसा रहता है कि जो इंटरव्यू ले रहा है उसका उसकी एक्सपीरियंस लेवल बढ़ता आता है। मतलब राउंड 1 में कोई यंग सा था बहुत ही, ऐसा लग रहा था कि अभी कोई ग्रेजुएट हुआ है, 2-3 साल हुआ है मुश्किल से अपने काम में। तो सो वहाँ क्या था कि अगर आप कोड कर रहे हो तो सबसे पहले तो अप्रोच बताओ, क्वेश्चन पढ़ा, सो मैंने बताया कि ये क्वेश्चन है, आई थिंक ऐसे अप्रोच करना चाहिए। सो क्या इंटरव्यूअर के फेस पे दिख जाता है कि अगर वो मतलब अफर्मेटिव रिएक्शन दे रहा है कि हाँ ठीक है सही बोल रहे हो, अगर वो कुछ रिएक्शन नहीं दे रहा तो मे बी गलत बोल रहे हो। सो अगर कोई इनएक्सपीरियंस इंटरव्यूअर होता है, सो बेसिकली आप अगर अपनी अप्रोच डिस्कस करते हो चलो इंटरव्यूअर के साथ कि मैं सोचता हूँ ऐसा हो सकता है, एंड मैं फॉर एग्जाम्पल ये एल्गोरिदम या ये तरीका यूज कर रहा हूँ सॉल्व करने के लिए। सो वो वहाँ काफी हेल्प देता है। तो वो 2 क्वेश्चन थे बेसिकली, एंड उसके बाद वो कंक्लूड हो गया था। तो वो फर्स्ट राउंड था। सेकंड राउंड में रेज्यूमे से पूछा था कि कौन से प्रोजेक्ट बनाए, क्या किया, और मतलब बेसिकली प्रोजेक्ट्स के बारे में थोड़ा बहुत पूछा था, जो रेज्यूमे था। एंड अगेन 2 क्वेश्चन दिए थे मीडियम डिफिकल्टी के सॉल्व करने को। थर्ड और सेकंड राउंड में भी मतलब कोई बहुत सीनियर नहीं था। थर्ड राउंड में एक्चुअली ऐसा कोई आया था जिन्होंने वो दे रखी थी, प्री प्लेसमेंट टॉक के टाइम पे जो आए थे वो आए थे थर्ड राउंड में। तो मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या पोस्ट थी, बट वो सीनियर दिख रहे थे काफी। एंड उनका ये था कि कुछ भी बोल लो, जैसे मान लो उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा, उनने सबसे पहला पूछा था डिजाइन पैराडाइम के बारे में पूछा था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन करते हो नहीं कर सकते ये वो। एंड ये बोला था कि मैं अगर चेस का गेम देख रहा हूँ, मान लो एक चेस का गेम डिजाइन करना है, तो उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से एक सूडो कोड लिखकर बेसिक बेसिक मतलब लॉजिक कहाँ कैसा रहेगा, क्या कौन सी क्लासेस रहेंगी, क्या रहेगा, क्या इंटरफेस रहेंगे, वो डिजाइन करके दिखाऊं। सो आधे घंटे के आसपास वो चला था कि मतलब मैं बताते आ रहा था कि मैं क्या सोच रहा हूँ कोड, वो सूडो कोड लिखते लिखते कि आई थिंक ये ऐसे होना चाहिए, वो वैसे होना चाहिए। बट वो एक्सपीरियंस थे तो उनके रिएक्शन से कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं मतलब मैं जो बोल रहा हूँ एक्चुअली सही है या नहीं। सो वहाँ काफी डिफिकल्ट हो गया था जाके। एंड थर्ड राउंड में फिर वही था, आधे घंटे ये चेस का वो उन्होंने बनवाया था सूडो कोड पे, एंड फिर बचे हुए आधे घंटे में क्वेश्चन कराया था। तो अनफॉर्चुनेटली क्वेश्चन में कुछ 2-3 टेस्ट केसेस पास नहीं हो रहे थे मेरे। तो बेसिकली ये था जो जीवॉक्स आई थी उसका एक्सपीरियंस था। Ayush sir, next question is for you. So we have to know about your research work in ML. So please share with us. Okay, so firstly, you misunderstood. It's not my research work. It's a research work by Kaspersky, and I implemented that research paper. So I didn't wrote the research paper itself. So
I developed a REST API for malware detection. Like we use antiviruses, so you might have noticed it asks for updating the fingerprints. On the basis of those fingerprints, it detects whether a file is malicious or not. The problem with this approach was that the number of malicious programs are way more than the number of researchers working in any organization like Kaspersky. So it is not always possible to detect something is malicious or not. That's where machine learning comes into picture. So the domain, the scope is limited to Windows because Linux is totally different. In Windows, we have exe files, portable executable format. It's very well documented on the Microsoft own website. So every file, like when even if you have interest in cybersecurity, you must have noticed most of the steganography problems are solved using the headers of the file. If it's an image extension, if it's something else, the most of the information is contained in the header. Similarly, in executable files, there's a lot of information in its header itself. You cannot process the whole file because that whole database of virus total is 40 terabytes. So you have to first limit it to your scope. So we extract the headers and necessary, or not the complete header, only the necessary information in that header. For that, I followed a blog which was on forum1hack.us. It elucidated what libraries are mostly used by this malicious program. So I write a feature extraction algorithm for that particularly. So when the features are extracted, my data size was reduced. Now I can work on it. That's an to parse this database. Since I use Python, I used the library to LIEF library to instrument executable format and OpenGIM for creating the work environment. After the features are extracted, you implement the learning part. But the feature extraction part is most important because that's where the accuracy of the entire API lies. What features do you select for training? It becomes most essential part of what the results you'll get in the later stages. Then when you learn machine learning, you learn about the testing validation sets and all that, which we take to make sure that the results are more close to the real world scenarios. Because if we test on one complete set, we means build on it and we test on it, then it's not necessary that it's the accuracy which you are claiming is what it is. From which year you means these are from? You all are from? Me and Aman are from third year, and some guys from audience can be from second year. So you have OSCN right now. In the next year, you'll have artificial intelligence and NLP and all that, right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, that's. Anything about it? नो सर. सर इंटर्नशिप का क्या रोल होता है कोई गुड प्लेसमेंट ग्रैब करने के लिए? अगर आपका सेम डोमेन में पहले से इंटर्न कर रखी है तो आपको एक लेवरेज मिल जाता है दूसरों के कंपैरेटिवली. अगर जैसे कंपनी ऐप डेवलपमेंट की, आपने पहले से ऐप डेवलपमेंट में इंटर्न कर रखी है, तो आपको एक लेवरेज मिलेगा दूसरे के कंपैरेटिवली क्योंकि आप एक्सपीरियंस्ड हो. कोई कोर्स करना एक्सपीरियंस नहीं इसलिए कहलाता क्योंकि जैसे मैंने जब फ्लटर की इंटर्न की थी तो वहाँ पे जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इम्प्लीमेंट करना था वेब आर्टिस्ट से, ये किसी कोर्स में नहीं मिलेगा, ये आपको खुद से करना पड़ता है. तो ये किसी इंटर्न में ही आप ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो बजाय किसी कोर्स के. तो किसी कोर्स का अगर सर्टिफिकेट लेके भी बैठे हो तो उसकी वैल्यू नहीं रह जाती कंपेयर टू रियली आपने अगर कर रखा होता. तो इनफैक्ट कहीं से भी कर लो तो भी वो बेटर है. खुद के लेवल पे पर्सनल प्रोजेक्ट पे भी आप काम कर रहे हो तो वो भी इसेंशियल है क्योंकि कोई सर्टिफिकेट का भी काम नहीं आता. इंटरव्यूअर आपसे हमेशा आपको टेस्टिफाई करेगा कि आपने क्या काम किया था, कैसे किया था, मुझे बताओ, मुझे करके बताओ. तो सर्टिफिकेट लेके भूल जाने से कुछ नहीं होगा. तो ये मेरा व्यू है इस पे. अभिषेक सर, योर व्यूज? मेरा भी सिमिलर व्यू है. जस्ट लाइक आयुष सेड कि अगर सेम डोमेन में इंटर्नशिप होगी सो दैट काउंट्स एज वर्क एक्सपीरियंस एंड बेसिकली थोड़ा लेवरेज उससे मिलता है. कोर्सेज को लेकर मेरा ये एक्सपीरियंस है कि आप कोर्स में अगर कोई चीज़ सीखते भी हो, जैसे यूडेमी हो गया, कोर्सेरा हो गया, सो दैट इज द डोमेन नॉलेज ऑफ दैट थिंग, है ना. वो प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होती. सो इफ यू आर डूइंग इंटर्नशिप, वहाँ से इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, एक्चुअल प्रोडक्ट्स पे क्या होता है. जैसे आप पर्सनल प्रोजेक्ट भी बनाते हो, देन यू डू एन इंटर्नशिप, तो आपको काफी क्लियर एक डिफरेंस पता चलता है अप्रोच में चीजों की कि क्या मतलब कैसे चीजें की जाती हैं दोनों में. तो वहाँ काफी अंतर होता है. तो वर्क एक्सपीरियंस वहाँ से भी, मतलब इंटर्नशिप का वर्क एक्सपीरियंस इसलिए कोर्सेज से तो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है.
पर्सनली मैंने ज़्यादा ऐसे कुछ कोर्सेज करे नहीं है ऑनलाइन, मतलब थोड़ा बहुत वो कोर्सेरा पे भी लास्ट ईयर IIIT QIT बन गई थी, सो उसको यूज़ करके देखा था। एंड सर्टिफिकेशन भी मैंने ज़्यादा कहीं लिंक्डइन पे डाले नहीं है, क्योंकि आई थिंक कि अगर सभी लोग डाल ही रहे हैं कोर्सेज कर करके, एंड द थिंग इज कई कोर्सेज में बिना एग्जाम दिए भी यू कैन जस्ट टेक ऑल द वीडियोस एंड आपके पास सर्टिफिकेट आ गया, तो उसका मेरे ख्याल से कंपनी इतना इंपॉर्टेंस नहीं देती है। एंड रिसेंटली अभी एक ट्यूबलेस सेपियन कंपनी थी, उसमें मैंने दिया था तो उसमें हो गया था, बट जो भी है। सो वहाँ पर मैंने रेज्यूमे में एक यूडेमी वाला कोर्स कर रखा था पहले मशीन लर्निंग पे, तो उसका मैंने डाल दिया था। एंड द ट्रूथ इज मैंने उसको 70-80% कर रखा है, बट पूरा कंप्लीट नहीं किया था। सो द गाय स्टार्टेड आस्किंग मी क्वेश्चंस फ्रॉम मशीन लर्निंग कि क्या होता है एंड व्हाट ऑल डिड यू लर्न इन द कोर्स। सो ऐसा नहीं है, इन केस अगर आपका सर्टिफिकेट वो देख भी रहा है, सो यू विल बी क्वेश्चन कि आपने क्या सीखा उसमें। सो अगर कर रहे हो, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अगर कर भी रहे हो कुछ कोर्स तो मेक श्योर कि उसमें एक्चुअली सीख रहे हो, ऐसा नहीं है कि बस टिक लगाया और लिंक्डइन पे रेज्यूमे में डालिए और हो गया, उससे कोई फायदा नहीं होता। मतलब इनको जो सर्टिफिकेट होती है उनकी वैल्यू होती है, लेकिन इंटर्नशिप के कंपैरिजन में तो बहुत कम वैल्यू होती है इन सर्टिफिकेशंस की। आई थिंक इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट्स की काफी ज्यादा वैल्यू होती है सर्टिफिकेट से। अभिषेक सर, आपने एक ऐप भी बनाया था प्ले स्टोर पे, तो उसका भी कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है इंटरव्यू राउंड में? हाँ, उसका पर्सनली मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, सर्कल्स वाली जो ऐप थी, दैट वाज लास्ट ईयर। तब बनी भी नहीं थी वो पूरी, दैट 1-2 महीने हुए थे मुश्किल से डेवलपमेंट में। एंड द थिंग वाज कि सेकंड इंटरव्यू था मेरा, आई रिमेंबर सेकंड राउंड था, मतलब इन इंटरव्यू का। एंड उसमें मोस्टली जो इंटरव्यू था उसमें रेज्यूमे देखा था कि क्या प्रोजेक्ट कर रहे हो क्या है, एंड ही आस्क्ड कि ये जो तुमने ऐप डाली है मल्टीपेयर फाइल शेयरिंग वाली, ये बेसिकली क्या करती है, कैसे इम्प्लीमेंट किया है। सो वहाँ एडवांटेज इसलिए मिला था क्योंकि फर्स्ट थिंग कि उसने पूछा कि दिखा सकते हो क्या कोड, एंड लकीली मैंने मेरे उस पर एंड्रॉइड स्टूडियो खुला हुआ था, पीछे मैंने स्क्रीन शेयर कर दी एंड मैं दिखा दिया कि ऐसा ऐसा है। एंड एक डोमेन ड्रिवन डिजाइन आर्किटेक्चर होता है वो फॉलो किया, स्टेट मैनेजमेंट कैसे किया वो पूरा एक्सप्लेन कर दिया। तो आई थिंक उससे इंटरव्यू काफी इंप्रेस हुआ था। सो इंटर्न वाले इंटरव्यू के टाइम काफी आई थिंक बहुत बड़ा वो पड़ा था इम्पैक्ट उस पे इंटरव्यू पे। बाकी अभी जो हुआ था जेवॉक्स का हो गया, क्यूबलिसिस का हो गया, मैं क्वेश्चन ही भूल गया, क्वेश्चन क्या था? जो ऐप आपने प्ले स्टोर पे बनाया था उसका क्या हाँ, एडवांटेज मिला आपको इंटरव्यूज में? अच्छा हाँ, तो उस ऐप का इंटर्नशिप के टाइम काफी एडवांटेज था, बट अभी जो इंटरव्यू हुए थे उसमें पर्टिकुलरली ऐसा नहीं था कि उन्होंने ये देखा कि इसने ऐप डाली है प्ले स्टोर पे। उन्होंने नॉर्मली पूछा था कि मतलब क्या क्या प्रोजेक्ट है, दूसरी भी चीजें थी, मतलब उतना एम्फेसाइज नहीं किया था। बट इंटर्नशिप के इंटरव्यू में आई रिमेम्बर काफी फायदा हुआ था उससे। एंड तब तो ऐप प्ले स्टोर पे भी नहीं थी, तब तो जस्ट मैं बना रहा था, मैंने कोड किया। Okay, so we are done with our questions. From if anyone from the audience have a question from our guests, so they can unmute yourself and ask them. Remember one thing, that this can be the last session of TechNev this year, so feel free to ask your queries. हाय, दिस इज शुभंकर फ्रॉम फोर्थ ईयर। मेरे दो क्वेश्चंस हैं, एक अभिषेक से है और एक आप दोनों से। तो पहले अभिषेक से ये क्वेश्चन है कि हाउ डू यू सी योरसेल्फ बिफोर यू डिड एन इंटर्नशिप एट जीईपी एंड हाउ डू यू सी योरसेल्फ नाउ? टू आंसर दैट आई वुड से कि जीपी पे इंटर्नशिप करने से पहले आई थिंक बिगेस्ट शॉक तब आता है व्हेन यू डोंट नो कि एक्चुअली इंडस्ट्री में क्या चीजें यूज हो रही है। एंड बिफोर डूइंग एन इंटर्नशिप यू काइंड ऑफ लिव इन योर ओन वर्ल्ड कि मैंने पर्सनल प्रोजेक्ट बनाया है, दिस इज हाउ वी कोड एंड ऐसी चीजें चलती हैं। सो जीपी में इंटर्नशिप करने के बाद फर्स्टली अगर स्किल्स की बात करें, आई गॉट टू लर्न एंगुलर। मैं वेब डेवलपमेंट कंप्लीटली छोड़ दिया था कॉलेज में आने के बाद, एंड बेसिकली वहाँ पूरा वेब डेवलपमेंट का काम दे दिया था मुझे। सो आई गॉट टू लर्न एंगुलर, वहाँ प्रैक्टिसेस पता चली कि कैसे होता है। दे वर यूजिंग जीरा, वहाँ बोर्ड्स थे, वहाँ वो टास्क असाइन करते थे। सो यू गेट एन आइडिया कि इंडस्ट्री में एक्चुअली कैसे काम हो रहा है। एंड आफ्टर द इंटर्नशिप समवॉट जो भी वहाँ आइडिया आपको मिलते हैं कि अच्छा ऐसा होता है, सो यू ट्राई टू अप्लाई दैट टू योर ओन प्रोजेक्ट कि हाँ अगर वहाँ वैसे ऐसे करने से चीज़ें बेटर मैनेज होती हैं, सो वी कैन इवन ट्राई दैट विद आवर प्रोजेक्ट्स। तो आजकल जो मैं कुछ एक दो ऐप बना रहा हूँ, मान लो अगर मैं 2 लोगों में 3 लोगों के ग्रुप में बना रहा हूँ, सो आई ट्राई टू मेक अ बोर्ड एंड उस पर टास्क में डालता हूँ कि दीज आर द टास्क एंड ऐसे डिवाइड किया है। सो चीज़ें कम मेसी रहती हैं।
So you learn some practices from there, which you can implement, at a personal level, and you get an idea कि industry में कैसी चीजें चलती हैं. आपके वहाँ पर प्रोडक्ट मैनेजर रहे होंगे, तो क्या उनसे आपने कुछ ग्रास्प किया? Product manager से, to be honest, I'll have to think about that. As such, grasp karna was mostly experience which I grasped from him. Basically, what happened was कि हम लोग की the team which I was working in had mostly all the freshers. So mostly क्या, in fact सब freshers थे. So I think three were permanent employees. One was contract employee, and one was intern. So we were working under one person, one senior software engineer. So basically what happened कि मैं काफी एक्टिव था उसमें डेवलपमेंट में, एंड आई वाज डूइंग माय टास्क फास्टर देन दोस अदर गाइस. मैं क्योंकि मतलब पहली इंटर्नशिप होती है एंड यू आर एक्साइटेड कि चलो करते हो अच्छा. सो व्हाट हैपेंड वाज कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो कोड होता था, इन केस मैंने पुश नहीं किया तो इट वाज ऑन माय लैपटॉप. जो डेमो दिखाना होता था उनको अपने सीनियर्स को. So he took me with him कि मेरे सीनियर से मीटिंग है एंड प्लीज ज्वाइन, एंड तुम्हारे लैपटॉप पे तुम दिखाओ, एक्सप्लेन करो क्या चीज कैसे बने. सो वहाँ वो एक्सपीरियंस मिला था मुझे कि मतलब एक्सपीरियंस इन द सेंस कि मतलब वो साथ में लेकर जाते थे मीटिंग से में, एंड मतलब वो सब था. ओके, अब एक क्वेश्चन आप दोनों से है कि पिछले 4 सालों में या पिछले अभिषेक के केस में 3 सालों में आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा, लेकिन आप लोगों ने काफ़ी सारी गलतियाँ भी की होंगी. तो अभी आप लोग जिस लेवल पर हैं, तो आप लोग क्या सोचते हैं कि क्या आप लोग बेटर कर सकते थे? स्टार्टिंग विद आयुष सर. जैसे मैंने कहा, मैंने सेकंड ईयर में कुछ भी नहीं किया था, लिटरली कुछ भी नहीं किया था. तो वो एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है कि कुछ ना करना. सिर्फ ऐसा था, जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो मैंने अपना इन्वेस्टमेंट दिया था वेब डेवलपमेंट, पर उससे मैंने करिकुलम में इंटरेस्ट थोड़ा सा छोड़ दिया था. मेरा सीजीपीए उतना इंप्रेसिव बना नहीं, तो उसके बाद फिर घर पे भी चिल्लाते लोग. तो आप फिर सोचते हो कि क्या करना, सीजीपीए बनाते हैं, तो छोड़ो इन सबको. लेकिन फिर इवेंचुअली आप रियलाइज़ करते हो कि इन द एंड कॉलेज के बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है इसी डायरेक्शन में. और फिर मैं इंटर्न्स के पीछे भागा कि मैं इंटर्न्स करता हूँ, कि मुझे इंटर्न करनी चाहिए. अब इंटर्न में रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं. तो जब मैं डीआरडीओ के इंटर्न में गया था तो वहाँ पे ऐसा था कि जो मैनेट के लोग थे वो जेटी सर के साथ जेनेटिक एल्गोरिदम पे ऑलरेडी काम करके आए हुए थे. तो ऑब्वियसली उनको एक लेवरेज था. जब वहाँ पे डिस्कस हो रहा था किसको किस चीज़ पे काम मिलेगा, तो उनको अपर हैंड मिला वहाँ पे. और लास्ट में मैं बचा था पैरेलल कंप्यूटिंग के लिए, क्योंकि वो किसी को नहीं आता था, तो किसी ने उसमें हाथ खड़ा नहीं किया था. लेकिन एक ये अच्छी बात होती है कि आपको अगर कुछ नहीं भी आता है तो, और आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी कोई दे रहा है, तो आप उसे पहले ग्रैब करो, उसके बाद सीखो उसे. तो आप अपने इम्प्रूवमेंट पे हमेशा इन्वेस्ट करने की कोशिश करो, नो मैटर रिगार्डलेस ऑफ कि आपने पहले क्या मिस्टेक्स किए हैं या क्या अभी आपको मिल गया है, तो अब आप क्या करोगे उसके लिए, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है. और रही बात कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की, तो मुझे लगता है मुझे उस पर ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए था. मुझे वो इंटरेस्टिंग भी लगता था जब दोस्तों के साथ करता था. जैसे मेरे एज के मेरे साथ नयन थे, कार्तिक थे, तो हम लोग जब करते थे तो हमें इंटरेस्ट आता था, उसमें टाइम भी लगता था और टाइम वेस्ट भी करते थे हम. आज ज़्यादा टाइम बात भी करते रहते थे, तो बजाय प्रॉब्लम सॉल्विंग के. तो वो जो आपका एप्टीट्यूड डेवलप हो रहा होता है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग से, क्योंकि क्वेश्चंस ट्रिकी होते हैं, आपको प्रॉब्लम समझना होता है. तो एक बार आपका एप्टीट्यूड बन जाता है तो कोई भी आपको इस टाइप के सवाल करता है ना कि आप ये कैसे करोगे, तो आपका दिमाग हमेशा चलने लगता है कि मैं ऐसे कर सकता हूँ, मैं ऐसे कर सकता हूँ. डेवलपमेंट का भी इस पे एक अहम रोल रहता है. आपने कुछ चीज़ देखी होती है, कुछ चीज़ सुनी होती है, तो उससे आपको पता रहता है ये चल रहा है, इससे ये हो सकता है. जैसे क्रोम हम यूज़ करते हैं, क्रोम में फीचर फ्लैग्स होते हैं. क्रोम में आप फ्लैग्स पे जाओगे तो बहुत सारे ऐसे फीचर्स होते हैं जो आप इनेबल कर सकते हो, जो एक्सपेरिमेंटल है. तो आपको आइडिया रहता है कि हाँ, ये कोई चीज़ है, ये चल रही है. जैसे टीएलएस अगर आईडीएम वगैरह लोग यूज़ करते हैं तो वो ऑब्जर्विंग हमेशा रहना चाहिए हमें. आईडीएम वगैरह जब हम यूज़ करते हैं तो नीचे ऑप्शन देता है कि टीएलएस ब्रैकेट में एक्सपेरिमेंटल, तो सर्च करो क्या है, एसएसएल का नेक्स्ट वर्जन क्या है, कैसे काम करता है, कैसे इंप्लीमेंट कर सकता हूँ उसे मैं अपनी ऐप में, अपनी एप्लीकेशन में सिक्योर बनाने के लिए. बहुत सारी एप्लीकेशन सिक्योर नहीं होती. अगर आप सीटीएफ चैलेंजेस करोगे तो उसमें आपको, जैसे यूबीसॉफ्ट की एप्लीकेशन दी थी गेटअप वालों ने, यूबीसॉफ्ट का जो गेम लॉन्चर है, उसी के बग के लिए उसमें उन्होंने साफ-साफ बता रखा था 13 बग है इसमें टोटल. किस-किस डोमेन से ये भी बता रखा था, आपको फाइंड ही करने थे.
तो आपको डोमेन नॉलेज होनी चाहिए उन चीज़ों की जो कि आपको करिकुलम से हेल्प मिलती है अगर आप करिकुलम भी अच्छे से करो। मैं ये नहीं कहता करिकुलम को फुल्ली डिसरिगार्ड करना चाहिए, कुछ सब्जेक्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं और जो फाइनल ईयर की तरफ आएंगे वो तो काफ़ी यूजफुल होते हैं। NLP हो गया, AI हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, इनफैक्ट डिजिटल फॉरेंसिक जो कि हमारे केस में ऑप्शनल था, लेकिन उससे बहुत बेनिफिट मिलता है। जैसे मुझे मशीन कोडिंग टास्क में API डेवलपमेंट का जो टास्क मिला था उसमें मुझे एंड पॉइंट बनाना था ब्राउजर का करंटली एक्टिव टैब निकालने के लिए, और मैं कोई भी पपेटेयर या सेलेनियम वगैरह कोई भी टूल यूज नहीं कर सकता था। तो ऐसे केस में जो डिजिटल फॉरेंसिक्स होता है वो आपके काम आता है। आपको ब्राउजर फॉरेंसिक्स जब सिखाया जाता है कि सेशन फाइल्स कहाँ स्टोर रहती है, उन्हें मैं कैसे एक्सेस कर सकता हूँ, कैसे डिक्रिप्ट कर सकता हूँ। तो जेसन पार्स करने के बाद लास्ट एक्सेस स्टेप क्या होगा जिसकी टाइम वैल्यू सबसे ज़्यादा है, इसको पूरा कोड करना। तो बेनिफिट तो यहीं से मिला डिजिटल फॉरेंसिक्स से ही आपको। गलतियाँ ये करते हैं हम कि कभी कभार हम करिकुलम को हल्के में लेते हैं, कभी कभार हम सोचते हैं कि क्यों करना है। जैसे मैंने ऑटोमेटा थ्योरी को बहुत हल्के में लिया था, मैं उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन एक तो कॉलेज वाले भी नहीं कराते और दूसरा मैंने खुद भी करना नहीं चाहा था। हमेशा खुद से करने की कोशिश करनी चाहिए। जब सेकेंड ईयर में भी हम थे, हम वाइवा दे रहे होते थे, जब हमें ये सब पढ़ाया जाता था एल्गोरिदम्स और कुछ हम रीज़न देने लगते थे ये तो पढ़ाया नहीं था, तो उन्होंने साफ-साफ जवाब दिया था कि कंपनीज़ अगर पूछेंगी, तो वहाँ तुम ये नहीं बोल पाओगे कि कॉलेज ने तुम्हें नहीं पढ़ाया था। तो वो बात याद है जेटी सर की आज तक कि अब उन्हें भी पता उन्होंने नहीं पढ़ाया था, लेकिन उनका हमेशा से ये रहता था कि आपको खुद से अपने एंड पे करना चाहिए चीज़ें, वो नहीं करते तो वो आपकी गलती है। किसी को ब्लेम करना हमेशा किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं रह जाता। तो मैं लेट हुआ इस चीज़ को समझने में, और मैं यहाँ हूँ बताने के लिए, तो तुम लोग को ये पहले से समझ लेना चाहिए कि अपने इंटरेस्ट के सब्जेक्ट चूज़ करो, उन्हें बहुत अच्छे से करो। जो भी पसंद हो वो अच्छे से करो। सीपी पसंद है तो सीपी बहुत अच्छे से करो। ऐसा नहीं है कि मेरा डेवलपमेंट की कोई जॉब नहीं, सिर्फ सीपी से अगर आपका बहुत अच्छा है, अगर आप ACM ICPC जैसे चैलेंजेस क्लियर करते हो या आप मतलब गूगल के किकस्टार्ट वगैरह पे अच्छा परफॉर्म करते हो, तो जॉब तो आपकी है ही। और आपका इंटरेस्ट था, अपने इंटरेस्ट को ही परस्यू टॉप करते रहे। 200 रैंक्स किसमें? किकस्टार्ट में? इट एक्चुअली मैंने सुना डिपेंड्स, था ऐसा। इट डिपेंड्स। किक स्टार्ट के बाद भी बहुत कुछ होता है। किक स्टार्ट में सिलेक्ट हो जाने के बाद भी इंटरव्यूज तो होती हैं गूगल के, वहाँ पे भी आपको सेम चीज़ से पूछा जाएगा। तो सिर्फ रैंक ला लेने से नहीं होगा, ओवरऑल एग्रीगेट आप कैसा परफॉर्म करते हो वही रहेगा। कुछ लोगों ने किया है, जैसे जिनको मैं अपने कॉलेज के नहीं है वो, तो अगर तुम चाहो तो मैं बता सकता हूँ उनका। बिल्कुल बताइए पर मैं सर। भी उनसे इंस्पायर रहना चाहता था। एक मतलब वी आर तानिया ईगर सिंह, टू हियर। तानिया सिंह मतलब मेरे स्कूल की थी, वो बिट्स पिलानी उसने ज्वाइन किया था। तो उसने किक स्टार्ट, वो ईसी इनफैक्ट वहाँ वो ईसी परस्यू कर रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन विद MBA। तो उसने किक सोच के देखो, मतलब हम तो डोमेन के हैं, वो डोमेन के बाहर ईसी वाले ज़्यादा इंटरेस्ट लेते नहीं जनरली। तो उसने लेकिन एक लाइन चूज़ की, उसे पता था यहाँ से ही मुझे जाना है, तो आज वो फाइनली गूगल में है। उसने चैलेंजेस में हमेशा उसने उसमें जीसॉक में भी पार्टिसिपेट किया था। उसमें उसने क्या बनाया था, जो हमारा यही लिनक्स का डेस्कटॉप एनवायरनमेंट होता है जीनोम का, उसमें काफ़ी सारी फंक्शनैलिटी मिसिंग होती है, काफ़ी सिंपलिस्टिक एनवायरनमेंट है वो। तो उसने उसने सिंपल सा स्क्रीनशॉट टूल ही बनाया था जो 3 फीचर्स देता था, सिंगल सिलेक्शन, मल्टीपल सिलेक्शन। उसे उसने जीसॉक में सबमिट किया था और उसका प्रोजेक्ट अंडर 20 आया था जीसॉक 2020 में, जो इसके पहले जो जीसॉक हुआ था उसमें। तो वो हमेशा से इस चीज़ में पार्टिसिपेट करती रही। उसने एक लाइन चूज़ कर ली कि मुझे गूगल चाहिए तो चाहिए, और वो हर चीज़ अपने आप से पता करती रही कि मुझे इस चैलेंज में पार्टिसिपेट करना है, मुझे इसमें ये करना है, मुझे इस डोमेन में खुद को इम्प्रूव करना है, और इवेंचुअली वो वहाँ तक पहुँची। तो ग्रोथ ही इसी से भी थी। हम तो डोमेन नॉलेज वाले भी हैं, हमें तो लिटरली पढ़ाया जाता है कंप्यूटर नेटवर्क्स, OS, CNN, NLP, ML सब वो खुद से करके पहुंच रहे हैं। तो हम में कमियां हैं तभी हम नहीं पहुंचे, ये तो फैक्ट है। हमने नहीं किया कुछ तो। ओके एंड अभिषेक अपना जब तू बताएगा अभी लास्ट 3 इयर्स का, उससे पहले मैं एक चीज रिएटरेट कर दूं। सर ने बहुत बढ़िया चीज बताई थी, आयुष सर ने, कि गूगल डेवलपर स्टूडेंट पैक जो है ना, जिन लोगों को नहीं पता यहाँ पर जो ज्वाइन है, बाहर तो जो मीटिंग में नहीं है उनको तो बिल्कुल ही नहीं पता होगा कईयों को, पर जो यहाँ ज्वाइन है एटलीस्ट वो लोग सब देख लेना, उसके बेनिफिट्स बहुत होते हैं। सर ने बड़ी अच्छी चीज बताई है, वो वरना मिस हो जाती है। हाँ, तो तुम लोग को बस जैसे मेरे, तुम लोग के पास तो ज़्यादा ही होगा मेरे पास उसे एडमिशन स्लिप थी,
एडमिशन स्लिप और कॉलेज की आईडी अपने गिटहब अकाउंट में डाल देना। तुम्हारा जो भी गिटहब अकाउंट है उसमें एक और ईमेल ऐड करने का ऑप्शन होता है, उसमें IT वाला जो भी है तुम्हारा 18 से होगा ना, जो भी स्कॉलर नंबर @IIIT.ac.in यही होगी ना तुम्हारी आईडी। जी सर। तो उसे ऐड कर देना वहाँ पे, उसे प्राइमरी कर देना जब अप्लाई कर रहे हो, और अपनी एडमिशन स्लिप या रजिस्ट्रेशन स्लिप सबमिट कर देना। तो 5 से 6 दिन में वो अप्रूव हो जाता है। एंड इट इज टोटली वर्थ। हाँ, इट हैज़ ट्रेमेंडस बेनिफिट्स, इवन सर्वर बेनिफिट्स भी हैं। एज़्योर के आपको क्रेडिट्स मिलते हैं, ब्राउज़र के क्रेडिट्स मिलते हैं। तो आपको जिस हिसाब से डेवलपमेंट में जो टूल यूज़ में लाना है उसके आपको क्रेडिट्स भी मिलेंगे, और आपको फ्री लाइसेंस भी मिलेगा टेन्योर के लिए, 1 साल के लिए, जब तक आप स्टूडेंट हो। बेसिकली 1 साल बाद रिन्यू हो जाता है। जैसे तुम लोग 18 में हो तो 2022 पास आउट हो तो तुम्हें 1 ही साल का मिलेगा बेनिफिट। जो इससे पहले वाले होंगे वो अगर अभी से अवेल करते हैं तो उनको जब तक वो रहेंगे स्टूडेंट तब तक ही बेनिफिट। अमेज़न वगैरह में भी, प्राइम में भी 6 मंथ्स का ट्रायल मिलता है आपको 1 मंथ की जगह। खैर ये सब उसमें सर कैनवा एटसेट्रा का भी बड़ा अच्छा यूज था, और डिजाइनिंग के पर्पस हाँ। के लिए कैनवा का भी एक कैनवा, खासा था। मतलब जो कैनवा, और आपको जस्ट अगर सर्च करके देखना उस चीज को, इतनी सारी उसमें आपको चीजें मिलेंगी कि शायद से 2-3 साल में यूज भी नहीं कर पाओगे। लर्निंग के लिए भी एडिकेटिव वगैरह हैं, और रूबी की साइट्स भी, अगर रूबी ऑन रेल्स जैसे हम लोग का यहाँ पे यूज़ है, मैंने रूबी ऑन रेल्स पहले कभी नहीं सीखा था तो मुझे अभी सीखना पड़ रहा है यहाँ पे, तो वो भी है। उसमें काफ़ी बेनिफिट है, जो सीखना चाहो कर सकते हो। और सर्टिफिकेट्स की कोई वैल्यू होती नहीं, तो यूडीमी पे खरीदना मत, टॉरेंट ही कर लेना, बेटर है। ठीक है सर। तो बता अभी रहे लास्ट 3 इयर्स का जो चीजें मिस कर दी जो बेटर हो सकती थी। एक्चुअली आयुष सर ने ऑलरेडी काफी एलैबोरेट करके दे दिया, एंड काफी मेरे भी पॉइंट्स इनफैक्ट कवर हो गया। एक्चुअली मैं काफी रिलेट कर रहा था आयुष सर जो बोल रहे थे। सो आई थिंक पहली चीज ये होगी कि व्हेन आई जॉइन कॉलेज फर्स्ट सेकंड ईयर जो था, आई थिंक वो काफी ऐसे बिल्कुल निकल ही गए। मतलब मैंने कुछ किया नहीं, आई जस्ट जॉइंड। एंड फिर वो होता है आप टेक फेस्ट में जा रहे हो और आप मस्ती कर रहे हो, घूम रहे हो नए लोगों के साथ। तो आई थिंक फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का भी पहला हाफ तो उसी में चला गया। सो नाउ व्हेन आई थिंक बैक, मुझे लगता है कि यार जो मैं कॉलेज के पहले सीख रहा था, इनफैक्ट कॉलेज आकर मैं उससे कम सीख रहा हूँ। 1-1.5 साल ऐसे ही निकल गया। सो आई वुड से कि एक्सप्लोर करो, अच्छा है, फर्स्ट ईयर मस्ती के लिए होता है, बट डोंट लेट थिंग्स गो ऑफ ट्रैक कि बिल्कुल ही आप बिल्कुल ही मस्ती में आ गए और फर्स्ट सेकंड ईयर में आप कुछ ही नहीं कर रहे हो। थर्ड ईयर से अचानक से जागते हो कि यू नो आई हैव टू लर्न सम स्किल्स, आई हैव टू मेक प्रोजेक्ट्स और इंटर्नशिप कैसे मिलेगी। तो आई थिंक ये मेरा पहला रिग्रेट है कि मैं फर्स्ट सेकंड ईयर में उतनी मेहनत नहीं करी। सेकेंडली आई वुड लाइक टू से कि मतलब मैं अगर पर्सनली बताऊं, आई वांटेड टू डू मोर इंटर्न्स एंड मैंने कभी मेहनत नहीं करी ढूंढने की। सो दैट इज माई सेकंड रिग्रेट, क्योंकि मैंने जब जीपी ज्वाइन की एंड वहां से जो एक्सपीरियंस मिला, वहां काम करने में मजा आया, पता चला एक्चुअल प्रोडक्ट्स पे कैसे काम करते हैं। सो आई थिंक सेकंड रिग्रेट वो है कि व्हाई डिडंट आई लुक फॉर इंटर्नशिप्स बिफोर जीपी। मैं कैंपस का क्यों वेट करता रहा कि यहाँ से मुझे यहीं से इंटर्नशिप जो मिलेगी मैं कर लूंगा और सब कुछ हो जाएगा। So I think off campus भी internships ढूंढना करना is what I think मैं कर सकता था। और बाकी I think mostly points आयुष सर ने cover कर दिया है, so मैं उसको repeat क्या करूँ। So that was from my side जो भी था। चलिए ठीक है। ऑडियंस में से और किसी का कोई क्वेश्चन हो, कुछ सोच रहे हो काफी टाइम से कि ये पूछना है हमें या ये पूछना है, तो डू आस्क। Good evening, sir. This is Jay Sapkal, third year. हाय जय, बोलो। सर हम लोग ने सिर्फ 6 महीने कॉलेज गए थे, उसमें जितना पढ़ाई की, फिर 1.5 साल बिल्कुल सब छूट गया। थर्ड ईयर में आके सर लग रहा है क्या करें। सो शुड वी परस्यू इन टेक्निकल फील्ड और शुड वी स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर कैट और MBA? शुड वी चेंज आवर फील्ड और शुड देयर इज एनी चांस कि हम आगे इसमें कुछ काम कर सकते हैं? आयुष यार सर आप अगर तुम आंसर कर सकते हैं। कैट में जाना चाहते हो तो मैं सजेस्ट करूंगा जिन्होंने फाइनल ईयर से दिया था उनसे सजेशन लो, क्योंकि मैं मतलब बोला नहीं चाहिए पर कैट में स्कोप कम रह जाता है बहुत बार। जिन्होंने कैट दिया था उनको इस बार निकला नहीं, तो अभी वो टेक्निकल जॉब्स के लिए ही अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर तुमने ये फील्ड ली है तो अगर MBA करना है तो बेशक बेस्ट है, प्रिपेयर करो दो।
तो उसमें रैंकिंग का भी रहता है ना शायद कि कॉलेज कौन सा मिलेगा आपको उस हिसाब से। तो अगर नहीं मिलता है तो फिर तो यही साइड बेस्ट है, बाद में ही करोगे तुम, 1 साल गैप लेने का कोई सेंस रह नहीं जाता। कहीं ना कहीं like तो to add to that, मतलब काफी इनफैक्ट कैट या एमबीए की साइड जाना है या फिर टेक्निकल फील्ड में रहना है इज मोर ऑफ अ पर्सनल चॉइस। मतलब इनफैक्ट इफ यू आस्क समवन जैसे मैं हूँ, आई वुड नेवर गो फॉर एमबीए क्योंकि वो मेरी पर्सनल चॉइस है अभी। लेकिन एक्चुअली सब्जेक्ट छूटना, जैसे मान लो फर्स्ट 6 मंथ अटेंड किया तुमने कॉलेज, दैट शुडंट डिफाइन कि तुम किस फील्ड में जा रहे हो। अगर तुम्हें टेक्निकल में इंटरेस्ट है देन यू शुड स्टे इन टेक्निकल। जो सब्जेक्ट मान लो क्लास अच्छे से नहीं अटेंड करी है, यूट्यूब पे जाओ, बहुत जगह बहुत चीजें वो कोर्स मिल जाता है, कवर कर सकते हो इजीली। तो ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज क्लासेस में ध्यान नहीं दिया और अगर तुम्हें टेक्निकल में इंटरेस्ट है भी, यू शुड लीव टेक्निकल साइड। अगर तुम्हें एक्चुअली एमबीए या कहीं करना है, जाना है उधर, टेक्निकल में उतना इंटरेस्ट नहीं है, देन गो फॉर इट। नहीं तो जो छूटा है दैट कैन बी रिवाइज्ड। सो वो आई थिंक प्राइमरी फैक्टर नहीं होना चाहिए। प्राइमरी फैक्टर होना चाहिए तुम्हारी खुद की क्या चॉइस है कि तुम्हें क्या फील्ड परस्यू करना है। एक चीज़ मैं खुद ऐड करना चाहूँगा इसमें कि एक सीनियर है हमारे सुधांशु दुबे, लिंक्डइन पे उनको चेक करना। वो एमबीए करने, एक्चुअली नॉट एग्जैक्टली एमबीए बट बिजनेस एनालिटिक्स में एक कोर्स करने वाले हैं। स्पेन की एक यूनिवर्सिटी है और उनका जो कोर्स है वो वर्ल्ड का 6th बेस्ट है। तो उनसे एक बार ज़रूर बात करना। और हमारे जो सीनियर्स हैं, कुछ आईआईएम में गए हैं या एसपी जैन मैनेजमेंट स्कूल में गए हैं, तो उनके भी कांटेक्ट में रहो। और Thank इसके you very अलावा much, sir. टेक्निकल की जहाँ तक बात है तो मैंने खुद ने 1 साल पहले ही इंटेंस काम करना शुरू किया था इस साइड, तो तुम भी कर सकते हो। Thank you, sir. और किसी के मन में कुछ आ रहा है? Sir, Ayush sir, one question for you. Hi, Chirayu. Sir, what if someone is like in 4th year and wants to start machine learning for project development and all? You have Can you please like guide? no previous knowledge about the fundamentals of machine learning or anything? Yes, sir. You should start with that N2NG course on Coursera. That will give you a fundamental understanding of machine learning and the concepts regarding it. It would be in Octave. So complete that first and then go to some project development, take some project development course, means download some course from Udemy, which will teach you about the libraries in your language, how to do and how to implement that things you have learned in that course in a practical project. And then you can explore many open source projects on GitHub to know about how. But once you have an understanding of how it's developed in your language, you will get a grip about those projects which are open source, and you can figure out some project for yourself which you want to do and you want to pursue about. You can also take help from regarding what project to do from your teachers or from your colleagues and seniors as well. Like they can help you out. So just start Yes, and sir. things will happen. Yes. Thank you. Sir, one thing more. Sir, can you please guide us for link for what we can say for off-campus placement? How we can apply through LinkedIn? I think Shubhankar can tell very well how can apply through LinkedIn because he did. Apart from that, you can follow the companies of your choice so that you get on your feed whenever they are hiring, and you can follow recruiters from those companies. They are the persons who usually post those job requirements. They ask you to mail them. Be quick. That's the first step. Means if some post is 1 hour late or 2 hour, if it's 6 hour late, then don't even mail. There's no point to it because they have already done their part. They are not looking anymore. Be quick, be vigilant about it. Join some Telegram groups. I would suggest you one. It's I love to build. I'll share the link of it if you want, and unmute it. Keep it unmuted. There are less people in it. They post the LinkedIn post links, so whenever they click on it, have a resume on your mobile device. Huh? Om Bhartiya wala group. Om Bhartiya. So whenever they post a link, keep a resume on your Android or iOS and just have a mail template ready with you. So apply that way if it's off campus. And there are also portals through which you can apply. Like Uber one was applied through portal itself.
even without referral, people got the links. The Walmart one was applied through Dare to Compete. It's also you join this platform. In fact, I would suggest Dare to Compete, since you are in I mean you are 2018, or I don't know which pass out you are, means from which batch you are, but 2022. yeah, so you have a time. You have time, so you should join this platform. It's Dare to Compete. You search for it. There are challenges. There are hackathons. You can avail jobs through them if you want. And apart from this, offline, you can contact us if you want. People like there are people in Walmart. There are people in Amazon. I'm in BrowserStack, so you can contact us with the job ID and your resume, and we'll refer you through the internal portal whenever there is hiring. Right now, I can only refer to 31st till 31st of this month, but when the rehiring starts, I can refer then. So you can, if you want to come in this company, you can contact me. Otherwise, your company of choice, you can contact the alumni, respective alumni from our college itself. That's a benefit you will have. Nothing other than this. The HackerEarth hiring challenges, like I mentioned before, there are good companies with good packages who hire through them. But also there's the thing of fastest fingers was there as well. Like Airtel at first launched the challenge, they made everyone register for it, and then they sent an apology mail that we are only allowing the first 6,000 participants. So you have to be vigilant in off-campus. In on-campus, the TNP cell helps you out. I believe they'll post well in advance. Thank you, sir. Anyone else have the question? आयुष सर, एक क्वेश्चन आपसे है, आपने भी कई लोगों को रेफरेंस के लिए रीच आउट किया होगा। रेफरेंस के लिए रीच आउट, हाँ मुझे मिला नहीं, वो अलग बात है। अच्छा, तो लेट से अगर अभी किसी को करना हो, अगर आप मतलब लेट से कोई आपको रीच आउट करता है, तो आप उसकी प्रोफाइल में क्या देखेंगे कि हाँ इसको मैं रेफर कर सकता हूँ? अगर मैंने मेल पे मांग रखा है तो सबसे पहले तो वो मेल का सब्जेक्ट ही ऐसा होना चाहिए कि मैं उस पर क्लिक करूँ। काफ़ी स्पेसिफिक होना चाहिए मेल राइटिंग में आपको कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का रेफर मांग रहा हूँ। मैं जॉब आईडी भी मेंशन कर दी मैंने मेल में, तो खोल के देखूंगा मैं, और जॉब आईडी को भी और उसके मतलब स्किल सेट को भी, और फिर रेफर करूँगा। ऑब्वियसली हर किसी को इसलिए रेफर भी नहीं करते क्योंकि हर कोई अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए रेफर कर रहा होता है, ये फैक्ट है। हमें यहाँ बेनिफिट मिलता है कि जैसे अगर तुम सारे स्टडीज क्लियर करके यहाँ आते हो तो हमें 60,000 इंसेंटिव मिल जाएगा अपनी नेक्स्ट मंथ की सैलरी में। तुम 6 मंथ तक यहाँ रहते हो तो वो हमारा ही है, 6 मंथ से पहले छोड़ के जाते हो तो वो हमसे रिकवर कर लेते हैं, तो इसलिए भी रेफ़र करते हैं। तो इसलिए अक्सर देखते हैं कि उन्हीं को रेफ़र करें जो क्लियर कर पाएँ। तो जॉब रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही, अपने स्किल सेट के हिसाब से रेफरल भेजना चाहिए, ये भी है। और लेट नहीं होना चाहिए रेफरल भेजने में। जैसे पोस्ट अगर 2 घंटे पहले का है तो ही कोई चांस होता है, क्योंकि सब अगर आपकी पहचान नहीं है उस बंदे से डायरेक्ट, तो वो आपको सबकी तरह नॉर्मली ट्रीट करने वाला है, तो उसमें आपको फास्टेस्ट फिंगर्स वाला खेल हो जाता है। और कुछ कंपनी जैसे पेटीएम वगैरह है, इनके तो कुछ ऑफिशियल मेल आईडीज होती है, talent@paytm.com, ये तो वेल नोन है, इन्हें तो नोट करके रख लेना चाहिए। पेटीएम, फ्लिपकार्ट, इनके जो है जब इनकी हायरिंग चल रही होती तो ज़रूर देखते हैं इन पे आए हुए मेल्स को इनके रिक्रूटर्स। ये कॉमन मेल आईडीज है, talent@paytm.com, talent@flipkart.com, इस तरीके से। तो ये नोट डाउन करके रख लेने चाहिए हमें जब भी इनकी हायरिंग हो रही हो। और वरना तो ये जो प्लेटफॉर्म्स है ये ज़्यादा हेल्प करते हैं, Dare to Compete वगैरह वाले जो हो गए, और हैकरअर्थ हो गए ऑफ कैंपस के लिए। ऑन के लिए तो आपका कंपटीशन आप ही के लोगों के साथ है। और सर जैसे ब्राउज़र स्टैक है, रिलेटिवली एक नई कंपनी है और टीम साइज भी बहुत बड़ा नहीं है, तो इसमें शायद इंटरनल हायरिंग भी होती होगी कि ज़्यादा इंटरनल एज इन की ज़्यादा आपने एडवर्टाइज नहीं किया, एम्प्लॉयज़ को ही बोला, तो उन्होंने अगर उनके कोई ऑलरेडी कॉन्टैक्ट में है, ऐसे भी होती है। सर एक रिक्वेस्ट है इसके लिए, हम लोगों ने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया था, IIIT भोपाल ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज़,
तो अगर आपकी नोटिस में कोई भी ऐसा अपॉर्चुनिटी आए तो सर उसमें पोस्ट ज़रूर करिएगा। एक्चुअली मैं अभी से ही बता देता हूँ, मतलब ब्राउजर स्टैक का वेल डिफाइंड पेज है सॉफ्टवेयर जॉब्स का, उस पर लिस्ट होती रहती है जो भी जॉब्स अवेलेबल है। अगर किसी को रेफर चाहिए हो तो उस जॉब के साथ अपना रिज्यूमे मुझे भेजेगा तो मैं इंटरनल पोर्टल से अप्लाई कर सकता हूँ, उसको रेफर कर सकता हूँ। और सर आपको रीच आउट कैसे करें? टेलीग्राम से? व्हाट्सएप भी है, तुम्हारे पास तो व्हाट्सएप नंबर भी है। जी सर, तो चलिए एक डॉक्यूमेंट एक्चुअली हमने बनाया हुआ है, जिन जिन को भी अभी तक टेक्नीव में इनवाइट किया है उनका तो उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स और लिंक्डइन प्रोफाइल्स रखते हैं हम उसमें, तो सर आपकी भी ऐड कर देते हैं। चलिए, और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है? और अगर किसी को रेफरल मांगना है तो यहाँ भी मांग सकते हो। अभी कर नहीं सकता, लेकिन मैं अभी एक्सपीरियंस नहीं हूँ, मतलब जो जॉब्स अभी अवेलेबल हैं वो एक्सपीरियंस की हैं, रिक्वायरमेंट्स उनकी एक्सपीरियंस, तो उसी पोर्टल पे जब जॉब्स आएगी इंटर्न या उसकी तब हो सकता। और अभी मैं एक्चुअली ब्राउजर स्टैक के कुछ लोगों को मैंने नोटिस किया था, तो वो लिंक्डइन पे भी पोस्ट कर देते हैं कि ठीक है हम रेफर कर देंगे। हाँ करते हैं, लिंक्डइन पे भी पोस्ट डाल सकते हैं, तो उससे भी कर सकते हो अप्लाई। चलिए ठीक है सर, बहुत ही मज़े आए आप लोगों के साथ बात करके। लेट्स होप टू गेट बैक सून।